ट्रंप हर मंच से मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, हर मंच पर मोदी का जिक्र करते हैं, पर नरेंद्र मोदी ने एक मित्र के तौर पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रियाएं ऐसे बयानों पर दी। कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक वही हाल है भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर, लेकिन संदेश क्लियर है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर और कारोबारी तौर पर संबंध अब चलेंगे। इससे ज्यादा वो वार्म फ्रेंडशिप वाली बात नहीं रहेगी। हाल के कुछ महीनों में चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हो, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा हो, यूरोपीय यूनियन के नेता हो, सबके साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री और दोस्ती शानदार दिखी। और आप गौर करिए, ये वो नेता हैं जिनका मजाक ट्रंप उड़ाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दुनिया में एक नए गठबंधन की आहट तो नहीं है। संकेत तो मैक्रों के उस बयान से भी निकाले जा रहे हैं जो उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों को लेकर दिया कि हमारे पास सिर्फ एक रणनीतिक साझेदारी नहीं है, हमारे पास एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। भारत रुकने को तैयार नहीं। अपने विकसित भारत के लक्ष्य के साथ मोदी दुनिया भर में मित्रता संदेश लेकर निकले हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बजाय मोदी हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कहते हैं। सच ये है कि मोदी के ट्रस्ट, ट्रेड और ट्रांसफॉर्म की ट्रिनिटी ने भारत पर ईस्ट से वेस्ट तक भरोसा बढ़ाया है। भारत के वसुधैव कुटुंबकम के इसी सूत्र ने दुनिया को अपनी ओर खींचा है। आज के दौर में ट्रंप और अमेरिका की नीति के चलते वेस्ट की परिभाषा बदल चुकी है। आज वेस्ट का मतलब सिर्फ अमेरिका है। भारत ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है। पिछले कुछ सालों में यूरोप ने भी अपने आप को अमेरिका के साए से निकालकर अलग खड़ा करने की कोशिश की है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही है वो है ट्रंप की यूरोप को ह्यूमिलिएट करने की पॉलिसी। लिहाजा भारत ने अपनी नीति में यूरोप पर फोकस करना शुरू किया है। यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुई, फ्रांस के साथ मजबूत रक्षा समझौता हुआ, एआई समिट में स्पेन, फिनलैंड जैसे यूरोप के 26 देश शामिल हुए, तो वहीं भारत यूके के बीच अहम फ्री ट्रेड डील भी हो ही चुकी है। मोदी भारत के लक्ष्यों को लेकर अपने क्लियर रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ही रणनीतिक गठबंधन है पैक्स सिलिका, जिसमें भारत की एंट्री हो चुकी है। भारत की अगुवाई वाले इस संगठन के जरिए क्रिटिकल मिनरल और परमानेंट मैग्नेट की सप्लाई चेन को बनाए रखने का लक्ष्य है। माना यह जा रहा है कि पैक्स सिलिका क्रिटिकल मिनरल और परमानेंट मैग्नेट की सप्लाई चेन को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस संगठन के बनने के बाद चीन की क्रिटिकल मिनरल और परमानेंट मैग्नेट की मोनोपोली पर असर पड़ेगा। पैक्स सिलिका पहल क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और एआई से जुड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, कतर, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। आधुनिक विश्व को चलाने के लिए जिस प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है, उसमें भी भारत अब दुनिया के टॉप देशों के साथ आने का प्रयास कर रहा है। यानी भारत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पहलुओं पर एक साथ काम कर रहा है। भारत के इसी विजन पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। यही भरोसा बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत की पहचान को और मजबूत कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में भारत एक प्रभावशाली कूटनीति, स्थायी और तेज अर्थव्यवस्था, रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता, टेक्निकल इनोवेशन और ग्लोबल साउथ की दमदार आवाज के तौर पर अपनी लीडरशिप की दावेदारी रखता है। एक दशक में भारत ने दुनिया के मंच पर अपनी तस्वीर बदली है। बदलते ग्लोबल ऑर्डर, युद्धों और ट्रेड प्रतिस्पर्धा से बने अविश्वास के माहौल में भारत एक उम्मीद की तरह है।
एक भरोसेमंद दोस्त भी, एक विश्वसनीय पार्टनर भी और मुश्किल दौर में दुनिया को जोड़ने वाला एक अहम केंद्र भी। इसलिए दुनिया कहती है कि नया भारत मोदी नीति की सबसे मजबूत तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी बार बार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं और संकल्प की इसी कसौटी पर कसकर भारत आज नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है। रोज नए नए इतिहास रच रहा। कल ही नई दिल्ली में एआई समिट का समापन हुआ, जिसमें भारत के एआई सुपर पावर बनने की झलक दिखी। और इसी समिट के करीब भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसा करार हुआ जिससे बनते सशक्त भारत में एक नया चैप्टर जुड़ गया। फ्रांस और भारत की इस डील से मुनीर और शहबाज की नींद उड़ी हुई होगी। अमेरिका और चीन जैसे देश अलर्ट मोड में होंगे। लाहौर से इस्लामाबाद तक अभी से ही एक कमेंट्री चलने लगी है कि बॉस खरीदे हुए राफेल से ही भारत पाकिस्तान का भूत बना देता। अब तो भारत में राफेल की फैक्ट्री लगने वाली है, तो पाकिस्तान का क्या ही होगा। पाकिस्तान में अलग लेवल का खौफ चल रहा है और यह हम नहीं कह रहे, वहां के लोग ही कह रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वो जब उड़ान भरता है, आसमान थर्रा उठता है। उसकी गरज से कायनात कांप उठती है। वो जो सरहद की ढाल है, दुश्मन का काल है। उसी राफेल से एक बार फिर से पाकिस्तान खौफ से बेहाल है। भारत में ही बनेंगे राफेल, पाकिस्तान में खौफ का ब्रेक फेल। हिंदुस्तान की सरहद का ढाल, पाकिस्तान डर से बेहाल। जिन्नापुर में डर है, 2026 में भी मई वाला मंजर है। बॉर्डर पार के आतंकी मुल्क में इन दिनों ऐसी ही दहशत है। लाहौर, कराची से लेकर पेशावर तक एक ही बहस हो रही है। 26 की फरवरी में पाकिस्तानियों को 25 की मई वाला डर सता रहा है। वैसे तो पाकिस्तान राफेल के नाम से ही घबराता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल का जिक्र आते ही पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फर्जी फौजी जनरल और पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी बिलों में दुबक जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त क्यों राफेल से बारूद बरसने का खौफ है, ये जानना जरूरी है। असल में रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एजुकेशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमान देश में बनाने की मंजूरी दी थी। ये मेगा डील 3,60,000 करोड़ की होगी। इस मेगा डील के तहत भारत 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। डील के मुताबिक 18 जेट फ्रांस से तैयार हालत में आएंगे। बाकी 96 जेट्स को भारत में असेंबल किया जाएगा। यानी दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान अब भारत में ही तैयार होगा। यह देश का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत और फ्रांस की दोस्ती देख पाकिस्तानियों को जिन्ना के मुल्क का स्याह मुकद्दर नजर आने लगा है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों ने जिस तरह पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों के ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील किया, उससे पड़ोस का आतंकी मुल्क अभी तक सदमे में है, जो अब और बढ़ने वाला है। पाकिस्तानी मानते हैं, जानते भी हैं कि जिस तरह जिन्ना के मुल्क की करतूतें हैं, उससे राफेल से बारूद पाकिस्तान पर ही बरसना है। इसीलिए मातम अभी से मनाया जा रहा है। ये तो शुरुआत है। जिस तरह से भारत की तैयारी है, उससे पाकिस्तान का परमानेंट पाताल में समाना तय है, क्योंकि फ्रांस ही नहीं, दुनिया का हर ताकतवर और तरक्की पसंद देश हिंदुस्तान के साथ है। अब इस साल जनवरी की ही बात कर लीजिए। रूस ने सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर कमाल का ऑफर दिया। कहा कि भारत के लिए सुखोई 57E स्टेल्थ फाइटर जेट का पूरा पैकेज रेडी है। अगर ऑफर कबूल करते हैं तो राफेल से भी आधी कीमत पर रशियन फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को सुखोई 57 की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और लोकल प्रोडक्शन करने का ऑफर भी दिया। यानी भारत अपने देश में यह फाइटर जेट बना सकता है और उसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब ये जानिए कि रूस जिस Su-57 लड़ाकू विमान को लेकर इस तरह का ऑफर दे रहा है, वो कितना ताकतवर है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी आसानी से रडार में दिखाई नहीं देता। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला कर सकता है। सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल ले जा सकता है, जो कि आवाज से 10 गुना तेज उड़ती है। हिमालय जैसे इलाकों के लिए परफेक्ट है। 20,000 मीटर ऊंचाई तक ये जा सकता है। पायलट को 360 डिग्री व्यू मिलता है।
बहुत तेजी से टर्न ले सकता है, जिसमें डॉग फाइट में यानी कि आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमानों से सीधी लड़ाई में यह बहुत ताकतवर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि विमान का रखरखाव भी काफी सस्ता है। एक और जरूरी बात यह कि भारत के पायलट्स को सुखोई 30 MKI का तजुर्बा है। उस हिसाब से सुखोई 57 भारतीय पायलट्स आसानी से उड़ा पाएंगे और भारत को अपने एयरफोर्स को और ताकतवर बनाने की जरूरत भी है, क्योंकि देश की एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं, लेकिन इसी साल सितंबर में MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद एयरफोर्स के सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बचकर रह गए। 42 स्क्वाड्रन के हिसाब से बात करें तो देश को अभी 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत है और सरकार 2026 में इस कमी को हर हाल में पूरा करने का टारगेट बनाकर चल रही है। दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान को देखें तो स्क्वाड्रन के मामले में वो अब अपने देश से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स फिलहाल 25 स्क्वाड्रन के साथ ऑपरेट हो रही है। इधर चीन के एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की संख्या भारत से 2 गुना से भी ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार लगातार नए लड़ाकू विमान खरीद रही है। फ्रांस से और राफेल खरीदे जा रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान में खौफ गजब का है। पाकिस्तान में यह परमानेंट रोना है जो अब जिन्ना के मुल्क के वजूद खत्म होने के बाद ही थमेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब धरती, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हमला करने की क्षमता से पूरी तरह से लैस होगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। 2 स्टेज वाली K4 मिसाइल के पहले भी कई परीक्षण समुद्र के भीतर सबमर्सिबल प्लांटून प्लेटफॉर्म से किए जा चुके हैं, लेकिन यह पहली बार था जब K4 बैलिस्टिक मिसाइल को INS अरीघात से दागा गया। असल में INS अरीघात देश की दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी है जिससे बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। 6000 टन वजनी ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलती है और परमाणु हथियार वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इस पनडुब्बी को 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस सबमरीन का एंड्योरेंस कमाल का है और हफ्तों या यूं कहिए कि कई महीनों तक समंदर के अंदर रह सकती है। INS अरीघात से K4 मिसाइल के कामयाब परीक्षण ने साबित कर दिया कि भारत जल, थल, नभ से परमाणु हमला करने में सक्षम है और ये खबर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की नींद उड़ाने वाली है। अब जरा K4 बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत भी जान लीजिए। इस मिसाइल की रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। कुछ रिपोर्ट्स में 3000 से 4000 किलोमीटर तक भी ये रेंज बताई जाती है। मिसाइल की लंबाई 12 मीटर, डायमीटर 1.3 मीटर है। इसका वजन करीब 17 से 20 टन है। पेलोड की बात करें तो 2 टन वजन तक परमाणु वॉरहेड ये ले जा सकती है। मिसाइल 2 स्टेज वाली सॉलिड रॉकेट या यूं कहें कि ठोस ईंधन से चलती है। पानी के नीचे से लॉन्च की जा सकती है। 3D मैन्यूवर करने में सक्षम है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से भी आसानी से बच सकती है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करती है। 2025 में देश के डिफेंस सेक्टर ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। भारत अमेरिका और चीन के बाद एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस पावर बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोबे इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रक्षा ताकत का लोहा माना और कामयाबी का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। भारत ने मार्च 2026 तक डिफेंस एक्सपोर्ट में 30,000 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट रखा है, जिसके 2029 तक 50,000 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। 2026 दिसंबर तक डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के वैल्यू को 1,60,000 करोड़ से ज्यादा करने का टारगेट रखा है। इसे भी 2029 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट है। सरकार चाहती है कि 2027 तक हथियारों में 70% आत्मनिर्भरता हासिल कर लें। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2025 में 92% कॉन्ट्रैक्ट घरेलू कंपनियों को दिए गए। भारत 3 कैडेट ट्रेनिंग जहाजों की डिलीवरी 2026 में शुरू करने वाला है। इसके अलावा एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम की टेस्टिंग भी अप्रैल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बची हुई सभी यूनिट्स 2026 में मिल जाएंगी। भारत को अब तक 4 में से 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। कुल मिलाकर भारत दुश्मनों की हर चाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है और डिफेंस के मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्दीक फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट की मेगा डील को मंजूरी करती है। साफ है कि आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्कों की हर साजिश का उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसे माओ और जिन्ना के मुल्क अच्छी तरह से समझते हैं।